डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विलियम हाथवे है और मैं अर्जेंटीना का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक राइटर हूँ। मेरी किताबें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकती हैं। मैं एक ऐसा राइटर हूँ जो नॉवल भी लिखता है और कई अजीब सी कहानियाँ भी लिखता हूँ। इसी के सहारे मैं काफ़ी पैसे कमा चुका हूँ और इन पैसों का इस्तेमाल मैं अपने मज़े के लिए भी करता हूँ और चैरिटी के लिए भी करता हूँ। लोगों की भलाई करने में मुझे अजीब सा मज़ा आता है, इसीलिए मैं लोगों के भले की वो सारी चीज़ें उन्हें देता हूँ। मैं चैरिटीज़ में डोनेशन भी देता हूँ और अब मैंने एक नई संस्था चलाई है जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करती है। मैं यहाँ लोगों के लिए घर बनाता हूँ और जिन भी पुराने गाँव में सुख सुविधाएं नहीं हैं, मैं वहाँ पर सुख सुविधाएं पहुँचाना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे एक कला दी है। मैं कहानियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। ये दिमाग कैसी कैसी कहानियां बना देता है, कोई समझ नहीं पाता। और इसी के सहारे मेरी किताबें पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मैं भी अमीर होता जा रहा हूँ। इन पैसों का इस्तेमाल मैं लोगों की भलाई के लिए करता हूँ, क्योंकि उसी भगवान ने मुझे ऐसा दिल भी दिया है जो लोगों के लिए धड़कता है। 2018 से पहले मैं ऐसे बड़े बड़े चैरिटी प्रोग्राम में डोनेशन दिया करता था, लेकिन जब वो बड़ा स्कैम हुआ, यहाँ कई चैरिटी संस्थाओं ने घपला किया था, मेरा मन भी बैठ गया था। मैं इतने पैसे डोनेशन देता हूँ, अगर चैरिटी वाले ही उन पैसों को खा जाएं तो लोगों तक पहुँचेंगे ही नहीं। मैं ज़्यादा बड़ी डोनेशन इकट्ठा किया करता था और मेरे कई साथी थे, वो भी पैसे मुझे दिया करते और हमें इकट्ठे डोनेट किया करते। मैंने सोचा मैं अपनी एक संस्था खोल लेता हूँ। मैंने अपनी एक चैरिटी संस्था खोल ली। 2018 के बाद मैंने काफ़ी पैसे उसमें डाल लिए और मेरे जितने साथी थे वो भी उसी में पैसा डालने चाहते थे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की भलाई करने लगे। हम उन गांव में जाने लगे जहां लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। हम उन्हें कपड़े देते, उनके लिए घर बनाते, उनके लिए सड़कें बनाते, खेलने की जगह बनाते। हर किसी को वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हमारी धरती पर पाई जाती हैं। कुछ लोगों को नहीं मिलती और मैं चाहता था हर किसी को उस स्तर तक पहुँचाऊँ कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। मुझे गांव-गांव घूमने का मौका मिलता और यहीं पर एक राइटर होने का मज़ा भी मुझे महसूस होने लगा। उनकी भलाई के काम करने के लिए मैं उनके गांव में जाता और वो मेरी काफ़ी आवभगत करते। वहाँ मुझे नया नया खाना खिलाया जाता, इसी के साथ मुझे रहने के लिए घर भी मिलता। वो लोग मुझे महाराजे जैसा एहसास देते और मैं वहाँ पर राइटिंग कर पाता, नई नई कहानियाँ सोच पाता। जब आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप नई नई कहानियाँ बनाने लगते हैं और इसी तरह मेरी ज़िंदगी कटती जा रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जितना ज़्यादा पैसा मैं डोनेट करता जा रहा हूँ, भगवान उससे दुगना ही मुझे देता जा रहा है। मैं कभी भी पैसों की कमी में इस तरह तंग नहीं हुआ था और ज़िंदगी अच्छी कटने लगी थी, तब तक जब तक मेरे साथ वो घटना नहीं हुई थी। 2021 की बात है। एक गांव में मुझे जाना था, क्योंकि मैंने जो पैसे डोनेट किए थे, हमारी संस्था के कई लोगों ने वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल बना दिया था। मैं वहाँ स्कूल को देखने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि पैसा तो मेरा ही लगा था ना। ये गांव बहुत दूर दराज था और वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। मैंने अपनी गाड़ी उठाई और उस तरफ निकल पड़ा। 450 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना था। ये काफ़ी लंबा सफ़र था और ये गाँव भी इतना पीछे जाकर था कि वहाँ सड़कें भी बहुत कम हैं। हमारी अर्जेंटीना में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां ऐसा सब कुछ पाया जाता है। मुझे नहीं पता था कि 450 किलोमीटर का सफ़र इतना ज़्यादा लंबा हो सकता है। मैं खुली सड़कों में गाड़ी चलाया करता था और इतना सफ़र मैं लगभग 8 से 10 घंटे में पूरा कर लिया करता। लेकिन अगर सड़कें ही टूटी हुई हों, वहाँ बहुत सारे खड्डे हों, वहाँ रास्ता बिल्कुल साफ ना हो और जगह जगह पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हों, तो आप गाड़ी तेज़ नहीं चला सकते। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी थी और मैं इसी तरह बहुत धीमा धीमा आगे बढ़ रहा था। मैंने सोचा हुआ था 8 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था 16 से 17 घंटे लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा समय लग गया। मेरा शरीर थक चुका था, लेकिन अंत में मैं उस गांव तक पहुंच ही गया।
वहाँ तो बिल्कुल साफ सड़कें तक नहीं थी। उस गांव में पहुँचने में इतनी परेशानी हुई, बार बार कीचड़ में मेरी गाड़ी फंस जाती। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने धक्का लगाया, बार बार कीचड़ से मेरी गाड़ी को निकाल दिया। जितने भी रास्ते में गांव आ रहे थे उसे देखकर मुझे लग रहा था मेरे पास शायद बहुत कम पैसे हैं। हर जगह मैं भलाई करना चाहता था और यहाँ जितने भी गांव थे वहाँ सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। बहुत कम स्कूल थे, पीने के लिए उनके पास पानी तक नहीं था। वहाँ पेड़ ज़रूर थे, लेकिन ऐसे पेड़ थे जिन पर कुछ नहीं लगता। और यहाँ ऐसे पेड़ों के कारण फलों वाले पेड़ बहुत कम लगा करते थे। शायद यहाँ कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता, यहाँ शायद हाइब्रिड पेड़ लगाए जाते। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए था। मैं बस उस रास्ते से निकलता और जो भी मेरी मदद करता मेरी आंखों में छप जाता। एक दिन मैं इनके लिए भी कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर। अंत में मैं उस गांव में पहुंच ही गया और लोग पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ मुझे वो स्कूल दिखाया गया और ये वक्त रात के 9 बजे का हो गया था। मैं थका हुआ था, लेकिन वो मुझे गांव में घुमाना चाहते थे। उन्होंने हर तरफ लाइट लगा रखी थी और जहाँ पर लाइट नहीं थी वहाँ दिए जला रखे थे। वहाँ मुझे काफ़ी खुशी हुई। वहाँ घूमने के लिए भी कई पर्यटक आया करते थे, क्योंकि यह समुद्र के किनारे वाला एक इलाका था। भले ही यहाँ तक सड़कें साफ नहीं थी, लेकिन लोग घूमने के लिए ऐसी वीरान जगह ही पसंद करते हैं जहाँ उन्हें कोई परेशानी ना हो। और मैं भी इस बात से खुश था। ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं है, वहाँ एक कोने में बैठा बैठा मैं किताबें लिख सकता हूँ। 9 से 10 बज गए और वहाँ पर हम घूमते रहे। मेरी टांगें दुखने लगी थी और उसके बाद मैंने उन गाँव वालों को कहा, माफ़ कीजिए, आज मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। और उस गांव में जो हेड था उन्होंने मुझे एक ऐसा कमरा दिया जिसके फर्स्ट फ्लोर पर मुझे रहना था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, नीचे वाला कमरा खाली नहीं है? नीचे वाला कमरा काफ़ी सुंदर लग रहा था, वहाँ पर 3-4 बेड भी लगे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मैं नीचे रुक सकता हूँ, लेकिन उन्होंने खास चेतावनी दी थी, नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं रुक सकते, यहाँ नीचे कोई नहीं सोता। आप ध्यान से देखिए, यहाँ जितने भी घर हैं वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं रहता, हर कोई फर्स्ट फ्लोर पर ही रहता है। मेरी नज़र उसके बाद हर घर की तरफ गई। यकीनन यह गरीब गांव था, लेकिन हर घर डबल स्टोरी बना हुआ था। नीचे कुछ भी खास सामान रखा हुआ नहीं होता, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर ही हर कोई सोता। यही घर था जिसके नीचे भी बेड लगाए हुए थे। शायद दोपहर के वक्त यहाँ लोग सोते होंगे, लेकिन रात को कोई भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकता। मैंने उनसे सवाल किया, क्या हुआ, यहाँ कोई नीचे क्यों नहीं रुकता? तो उस गांव के हेड ने मुझे बताना शुरू किया, यहाँ ज़मीन पर रात को कोई नहीं रुकता, हर कोई फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच जाता है। वहाँ कई जानवर रखे हुए थे, उन्हें भी सीढ़ियों के सहारे, फट्टों के सहारे ऊपर वाले फ्लोर तक पहुँचा दिया जाता। नीचे किसी को भी छोड़ा नहीं जाता था। मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैंने कहा, क्या हुआ, नीचे कोई जानवर आता है? उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, हम इसके बारे में बात नहीं करते, आप भी मत करिए, इस समय आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। मेरी नज़र पड़ी, सच में मैं भी नीचे था। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँच गए और ऊपर वो बहुत अच्छे तरह से बात करने लगा, जबकि नीचे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। 10 बजे का समय हो चुका था। मैंने खाना भी नहीं खाया था और ऊपर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। मैंने कहा, मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं खाता, इसमें से ज़्यादा तो वेस्ट चला जाएगा। उन्होंने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हर किसी ने अपने घर से कुछ ना कुछ बनाया है, आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को टेस्ट करके देख लीजिए। मुझे अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी मैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो थोड़ा थोड़ा सब में मैंने खाना शुरू कर दिया और जो भी बचा मैंने कह दिया, इसे आप किसी और को खिला सकते हैं, मैं इसे खाना नहीं चाहूँगा, मेरा पेट भर चुका है। जब वो जाने लगा, फिर से मैंने मजाक मजाक में कहा, एक बार तो बता दीजिए, नीचे कोई क्यों नहीं रुकता? उसने फिर से घूर कर मेरी तरफ देखा और कहा, हम इसके बारे में बात नहीं करते, माफ़ कीजिए, आप यहाँ के मेहमान हैं, मैं गुस्से में बात नहीं करना चाहता, फिर भी आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आप नीचे मत जाइएगा, नीचे रुकिएगा मत, आपको ऊपर ही रहना होगा। 12 बजेंगे, उसके बाद 5 बजे तक कोई भी नीचे नहीं उतरता, आप भी मत उतरिएगा। इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितने समय के लिए रहना चाहते हैं, आपको रात के समय ऊपर ही रहना होगा। ये कहता हुआ वो नीचे चला गया और उसके बाद घर की तरफ पहुंच गया। सामने एक खिड़की से मैं उसे देख रहा था। वो सड़क पर चलकर जा रहा था और काफ़ी घबराया घबराया सा लग रहा था। बार बार वो कदम तेज़ तेज़ बढ़ाता और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गया और दूर तक वो दिखता रहा, फिर उस अंधेरे में वो गायब सा हो गया। मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था और इसके बाद सोच रहा था, यहाँ करूँ तो क्या करूँ। बहुत अजीब सी शांति थी।
ऐसा लग रहा था आसपास कोई जानवर भी आवाज नहीं कर रहा होगा। तभी पत्तों के हिलने की आवाज आई। ये आवाज बाहर से आई थी। यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हर घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। मैंने भी ध्यान लगाया तो एक पेड़ पर एक बिल्ली बैठी हुई थी। नीचे जमीन पर देखा तो कोई कुत्ता नहीं, कोई जानवर नहीं। जमीन पर कोई जानवर था ही नहीं। ये हैरानी वाली बात थी। सच में कोई इंसान, कोई जानवर क्या जमीन पर नहीं होता है? हैरानी वाली बात है। लगता है ये लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। तो करने दो, हर गांव में ऐसा तो होता ही है। मैं फिर से उन पन्नों को खोलकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ऐसी शांति में दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। मैं भी ऐसी कहानी लिखना चाहता था जो इन गांव वालों पर हो। मुझे आइडिया सा मिल गया था। मैं ज़्यादातर डरावनी कहानियां लिखना पसंद करता था और आज मुझे नया टॉपिक मिल गया था, ज़मीन पर पैर मत रखना। वाह, क्या टॉपिक था! ऐसा गांव जहां पर कहा जाता है कि ज़मीन पर पैर नहीं रखना, और इसके बाद क्या क्या होता है मैं इस किताब में लिखता जाऊंगा और इस पर भी अलग से कहानी बना दूंगा। वो रात मैंने इसी तरह से निकाली थी। मैं थका हुआ था, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वो पन्ने भरता गया। जो जो दिमाग में आता गया मैं पन्नों में लिखता गया। लगभग 2 बजे के करीब मुझे नींद आई और 5 बजे खुल गई। 5 बजे बाहर लोग घूमने के लिए आए हुए थे। यहाँ भले ही अंधेरा था, लेकिन लोग नीचे सैर कर रहे थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, वहाँ 5:15 के करीब का समय था। यकीनन 5 बजे तक कोई ज़मीन पर पैर नहीं रखता, और जैसे ही 5 बजते हैं यहाँ लोग बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। मैं ये भी पन्नों पर लिखना चाहता था। ये बड़ी मस्त कहानी बनती और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती। मैं भी उसी अंधेरे में चलता हुआ नीचे पहुंच गया और कुछ लोगों से बात करने लगा। लेकिन एक खास बात थी, यहाँ ज़मीन पर 12 बजे से 5 बजे तक कोई भी पैर क्यों नहीं रखता, इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे रहा था। मैंने सबसे पहले एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, हाँ, हम बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं। भले ही ये एक गरीब गांव है, यहाँ लोगों के पास कम काम है, फिर भी ऐसे छोटे मोटे काम हर कोई करना पसंद करता है। हम घास की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, यहाँ फसल लगाई जाती है, यहाँ गार्डन बनाए जाते हैं। आपने स्कूल भी बनवा दिया है, अब बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। इससे पहले हमें 70 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, और अब तो इसी गांव में हो गया है। आसपास के गांव वाले भी यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। मैंने कहा, अच्छा, तो रात को यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होता? उन्होंने कहा, होता है ना। रात को यहाँ कई बार हम त्योहार मनाते हैं। हम छतों पर पटाखे फोड़ते हैं, उसके बाद खाना पीना चलता है और लोग उस बड़े हॉल की छत पर ऐसा सब कुछ करते हैं। यहाँ बहुत सारे और भी त्योहार हैं, लेकिन वो दिन के वक्त ही हैं। आपने रात का पूछा तो मैंने रात का बता दिया। मैंने कहा, अच्छा, वो भी छत पर मनाते हैं, नीचे क्यों नहीं मनाते? नीचे इतना अच्छा है, खाली है, साफ बनाया है, और रात को लाइट लगा दो, वहां पर मस्ती करो। मेरी ये बात सुनकर वो बूढ़ा घबरा सा गया था। रात को यहाँ कोई फंक्शन नहीं करता? आपको किसी ने बताया नहीं? क्या कल रात आप नीचे जाने की गलती तो नहीं कर गए? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे बताया तो गया है 12 से 5 नीचे नहीं उतरना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्यों। वो बूढ़ा गुस्सा होने लगा। देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे बहस नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल यहाँ पूछा नहीं जाता। आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। दोबारा ये सवाल मत करिएगा, और इस तरह लोगों से पूछ पूछ कर उन्हें फंसाने की कोशिश मत करिए। मैंने कहा, फंसाने की क्या मतलब? किसे फंसा रहा हूँ मैं? आप ये सब मानते हैं, मैं ये सब नहीं मानता। वो बार बार मुझे समझाता रहा, लेकिन मैं उसकी बात मान नहीं रहा था। वो वहाँ से चला गया। अब भी अंधेरा था। मैं सैर करने लगा। मैं और लोगों के पास गया। जैसे ही मैं और बातें करता, वो मुस्कुराते हुए जवाब देते। मैंने उनकी भलाई की थी, इसलिए वो अच्छे से बात करते, और जो भी मैं उनसे मांगता वो मुझे दे देते। कोई फल खाने का मन होता, पानी पीने का मन होता, जो भी चीज़ वो दे सकते मुझे देते, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते। ज़मीन पर पैर क्यों नहीं रखना है, इसका जवाब वो देते ही नहीं। गुस्सा करने लगते और कह देते, ये सवाल नहीं करना है, इसका जवाब कोई नहीं देगा। इसके बाद वहाँ पर रोशनी होने लगी थी, और कई लोगों को ये पता चल गया था कि मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि यहाँ रात के वक्त नीचे कोई पैर क्यों नहीं रखता। इसके बाद मैं लोगों से मिलने लगा, स्कूल देखने लगा, वहाँ और क्या सुविधाओं की ज़रूरत है उसके बारे में पता करने लगा। और वो लोग बड़े अच्छे थे, मेरी बहुत मदद कर रहे थे। मुझे उस गांव की हर जगह पर ले जाया जा रहा था। वहाँ का कब्रिस्तान, वहाँ पर जो जंगल बना हुआ है, वहाँ जो फसल लगाई जाती है,
समुद्र के पानी को किस तरह से यहाँ 30 किलोमीटर अंदर तक लाया जाता है। वहाँ तकनीक बड़ी अच्छी इस्तेमाल की जा रही थी। भले ही ये एक गांव था, लेकिन किसी शहर से कम दिमाग इन्होंने नहीं लगाया हुआ था। इसी तरह पूरा दिन निकल गया था। 5 बजे के करीब मुझे शांति चाहिए थी। मैं एक किताब को लिए एक कोने में बैठ गया और उसके पन्नों में उस कहानी को आगे बढ़ाने लगा। यहाँ लोग काफ़ी अच्छे हैं, किस तरह से मदद करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या है जो रात को निकलता है और लोगों को डराता है। ज़रूर यहाँ पर कोई भूत वूत की बात होगी कि नीचे होता है, लोगों से चिपक जाता है। आज मैं उस भूत का सामना करूँगा। मैं उन पन्नों पर ये सब लिख रहा था और बार बार गाँव वाले मेरे पास आते, मुझसे सवाल करते, आप क्या लिख रहे हैं? क्या आप यहाँ पर कुछ नया बनाने वाले हैं? मैं इसका भी जवाब नहीं देता और कह देता, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, और मुस्कुरा देता। वो भी मुस्कुरा देते। वो भी एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, मैं भी उनको एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। वहाँ जिस घर के टॉप फ्लोर पर मैं रह रहा था, वहाँ पास में ही एक लॉन भी था। आगे गार्डन बनाया हुआ था। वहाँ एक बड़ी सी पानी की टंकी भी थी। पीछे जंगली इलाका था और वहाँ हर कोई अपनी ऊपरी मंजिल पर जाकर बैठ जाया करता या सो जाया करता, और 12 बजे के बाद बाहर से आवाज़ तक नहीं आती। धीरे धीरे अंधेरा घिरता गया और ये 8 बजे का समय था। मैं उस लॉन में बैठा हुआ किताब के पन्ने भरता जा रहा था। कहानी में नए नए ट्विस्ट लाता जा रहा था। भूतों की कहानियाँ घुसाता जा रहा था। ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर घटी नहीं थी, फिर भी मसाला लगाना चाहता था और इसे सच्चाई के साथ पेश करके लोगों को डराता तो ये किताब और ज़्यादा चलती। और शायद भगवान मुझे जानबूझकर ऐसी जगह पर लेकर आया था जहाँ पर मैं नई कहानी सोच सकता था, नए टॉपिक पर इस तरह कहानी बना सकता था। मैं बैठा रहा वहाँ पर। कुछ लोग मुझसे मिलने आए और उनकी संख्या कम होती गई। 10 बजे के करीब मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी था और वो बूढ़ा मेरे पास बैठा मुझसे पूछे जा रहा था शहर की बातें। वो पिछले 30 सालों से कभी शहर नहीं गया था। इसी गांव में उसने बिता दिए थे और अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए शहर जाने की बात वो सोच तक नहीं रहा था। वो मुझसे शहर की बातें पूछता गया। मैं उसे हर चीज़ बताता गया, लेकिन एक शर्त रखता गया, जब मैं सवाल करूंगा तो उसका जवाब भी देना होगा। मैं बस एक ही सवाल करूंगा। उस बूढ़े से मैंने ये सवाल नहीं किया था कि ज़मीन पर रात को 12 बजे से 5 बजे तक कोई क्यों नहीं रुकता। मैं उससे अंत में ये सवाल करूंगा। उसने ढेर सारे सवाल किए, मैंने ढेर सारे जवाब दिए। उसने जो मांगा मैंने उसे वो दे दिया। मेरे पास एक छोटी सी पुराने ज़माने की घड़ी थी। मैं उसे लगाया नहीं करता था, लेकिन जेब में रखा करता था। मैं सोचा करता किसी न किसी को दूंगा, और अब सही समय था। मैं उसे देना चाहता था और वो घड़ी मैंने जैसे ही उसे पकड़ाई, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, हमारे ज़माने की घड़ी, मैं इसे कब का पहनना चाहता था। जब मैं छोटा बच्चा था इस घड़ी के बारे में सोचा करता था, लेकिन कभी खरीद ही नहीं पाया। उसके बाद हम गांव में आ गए थे। आज तुमने ये घड़ी मुझे दी है, तुम्हारा एक उधार रहा। मैंने कहा, उधार लंबा नहीं चलेगा, जल्द ही चुकता कर दीजिए। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अच्छा तो क्या चाहिए? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। वो पहले तो गुस्सा होने लगा, लेकिन मैंने उस पर बहुत सारे एहसान किए थे। उसके हर सवाल का जवाब दिया था। उसकी ज़बान कांप रही थी। वो बार बार अपने मुंह पर उंगली रख लेता और मेरी तरफ भी इशारा करने लगता। मैं उससे पूछता जा रहा था, सवाल का जवाब तो दीजिए, इस तरह मुंह पर उंगली रखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुंह पर उसने उंगली रखी और मेरे मुंह पर भी एक उंगली रखी और उंगली से इशारा करके कहा कि हमें ऊपर वाली मंजिल पर जाना होगा। मैं समझ गया था, नीचे कुछ तो ऐसा है जो ये बोल नहीं रहे हैं। मुझे ये बूढ़ा ऊपर ले जाना चाहता है और वहाँ पर बताना चाहता है। मैंने इशारा किया कि मेरे घर चलते हैं। चलते चलते हम मेरे घर तक पहुँचे। टॉप फ्लोर पर गए और दूसरी मंजिल से भी ऊपर छत पर पहुँच गए। वहाँ पर वो हल्के से मेरे कान में बोलने लगा, नीचे कभी भी ये बात मत करना, बार बार लोगों से मत पूछो, उन्हें फंसाने की कोशिश मत करो, तुम भला करना चाहते हो, इससे बुरा हो जाएगा। मैंने कहा, क्या बुरा हो जाएगा? नीचे क्या होता है आप बताते क्यों नहीं? मुझे फिर से उसने कहा, आवाज़ कम रखो, ज़मीन तक आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए, वो सब सुन रहे हैं। मैंने कहा, कौन सब सुन रहे हैं? उसने कहा, वही जो ज़मीन में रहते हैं। यहाँ पर ज़मीन में कुछ है जो हमें 12 बजे से 5 बजे तक पैर रखने की इजाज़त नहीं देते। यहाँ गांव में कोई भी ज़मीन पर पैर नहीं रख सकता इस समय में, वरना वो अपने पास बुला लेते हैं। कहते हैं वो कुदरत है,
मैंने कहा कुदरत है? कैसी कुदरत है? मैं जानता हूँ कुदरत पेड़ पौधे जीव जंतु और मैं भी कुदरत का हिस्सा हूँ। कुदरत ऐसा कुछ नहीं कहती। हर गांव में ऐसी किंवदंतियां हैं और आपके गांव में भी ऐसी किंवदंतियां हैं। आप इस तरह डरिए मत। मैं उसे समझा रहा था, उसने मुझे जवाब दिया, यहाँ पेड़ पौधे जिंदा हैं, ये जिंदा पेड़ हैं, ये बात करते हैं, ये तुम्हें फंसा सकते हैं और ज़मीन में ये मार भी सकते हैं। ये ज़मीन में धंसा कर मार देंगे और तुम्हें सांस तक नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, पेड़ पौधे हिल सकते हैं। मैं ऐसे पेड़ों को जानता हूँ जो मक्खियाँ खा सकते हैं, इंसानों को थोड़ा बहुत काट भी सकते हैं, लेकिन ऐसे पेड़ नहीं होते जो बोल सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं शहरों में बहुत ज़्यादा घूमा हूँ, देशों में बहुत ज़्यादा घूमा हूँ। वो बूढ़ा मान नहीं रहा था। यहाँ पर ऐसी किंवदंती है कि कोई शैतानी शक्ति है, उसे ये कुदरत कहते हैं। कुदरत ऐसी नहीं होती। मैं समझाता रहा, वो समझा नहीं। उसके बाद उसने कहा अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, मुझे घर जाना होगा और थोड़े काम भी हैं नीचे, वो करने हैं। 12 बजने से पहले पहले मुझे निकलना है यहाँ से। मैं उससे और सवाल करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा उसे जाने देना चाहिए। वो घबराया हुआ था, बार बार मेरे करीब आकर बात करता। मेरी आवाज़ ऊंची होती, वो मुझे रोक देता। सच में क्या ज़मीन में कोई है जो इस तरह से बातें सुन सकता है? मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन अब छत पर था तो मैं छत पर ही रहना चाहता था। वो नीचे उतरा, जल्दी से भागता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। मैं अब ऊपर ही बैठा बैठा किताब में लिखने की कोशिश कर रहा था। ये पन्ना भी मैंने एक बूढ़े की उस बातों से भर दिया। यहाँ पर शैतान है, ज़मीन में खींच लेते हैं, पेड़ हैं जो जिंदा हैं, वो चलते हैं, वो लोगों को पकड़ते हैं। मैं कहानी में ऐसे नए नए ट्विस्ट डालता जा रहा था, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। पहले कभी भी ऐसी कहानी नहीं लिखी थी जिसमें पेड़ चलते हों। ये इलॉजिकल सा लग रहा था और ज़रूर लोग इस पर हंसेंगे। मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, कहीं ये कहानी मैंने लिख दी और मुझे बहुत सारी गालियां मिली तो? क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, लोगों को भी इस पर भरोसा नहीं होगा। सच्चाई के करीब इस कहानी को कैसे लेकर जाऊं? क्या करूं? मैं छत पर बैठा था और समय बीतता गया। नीचे से एक टॉर्च मैं ऊपर ले आया था। टॉर्च इसलिए लेकर आया था कि ऊपर से टॉर्च मारकर मैं पेड़ों की तरफ देखूंगा, कौन से जिंदा पेड़ हैं, देखूं तो सही। वहां 12 बजे तक मैं बैठा रहा। उसके बाद देखा बिल्लियां, यहाँ नीचे घूमने वाले जानवर, हर कोई पेड़ों पर चढ़ जाता है। कुत्तों को पेड़ों पर चढ़ते हुए देखा मैंने। कभी भी कुत्तों को इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए मैंने नहीं देखा था। आज हैरानी का सबब था कि ऐसा देख पा रहा था मैं। हर तरफ ये सब देखकर मैं काफी हैरान था। मैं टॉर्च दूर दूर तक मारने लगा। मैं दूर दूर तक देखना चाहता था कि यहाँ हर जगह ऐसा ही होता है। तभी मेरी नज़र पास में ही एक छोटे से गाय के बछड़े पर पड़ी। ज़रूर वो वहाँ पीछे बाड़े से निकलकर बाहर आ गया होगा, किसी ने बंद नहीं किया होगा। शायद ये सीढ़ियाँ चढ़कर या फट्टे चढ़कर ऊपर तक पहुँच नहीं पाया, इसीलिए इसे नीचे छोड़ दिया गया। मेरी टॉर्च की रोशनी उसी तरफ थी। मैं देखना चाहता था कौन सा पेड़ है जो इसे पकड़ता है। मैं उसकी तरफ नज़र गड़ाए बैठा था। 15 मिनट तक वो इधर उधर घूमता रहा, वो घास खाता रहा। मैं उसे देखता जा रहा था, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बोर होने लगा था। मुझे लगा कैसी किंवदंती है और मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, इस पर यकीन करने लगा। तभी मैंने टॉर्च वहाँ रख दी और टॉर्च उस बछड़े पर ही पड़ रही थी। उसी रोशनी में वो भी घास चरे जा रहा था। अब मैं किताब में पन्ने भरने लगा था। मोबाइल की रोशनी से ही मैं वहाँ उस पन्ने को भर रहा था। तभी घास हिलने की आवाज़ आई, चीखने की आवाज़ सी आई थी किसी के। मैं टॉर्च की तरफ देखने लगा। सामने रोशनी तो पड़ रही थी, वो बछड़ा वहाँ पर नहीं था। सामने घास बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहाँ पर घास को हटा दिया हो और कोई खड्डा सा खोद दिया हो। वहाँ छोटा सा खड्डा था, वो मिट्टी बार बार फिसल रही थी और खड्डे में जैसे गिर रही थी और खड्डे को भरे जा रही थी। धीरे धीरे वो खड्डा भर गया। मेरी आंखों के सामने वो रेत जैसा कोई भर चुका था उसमें और मुझे नज़र तक नहीं आया। टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारने लगा। बछड़ा कहाँ है? क्या वो उस खड्डे में गिर चुका है? वहाँ तो मिट्टी भर रही है। बेचारा बछड़ा सांस घुटने के कारण मर सकता है। किस बेवकूफ़ ने यहाँ पर खड्डा खोदा होगा? मैं डर गया। मैं उस बछड़े को बचाने के लिए भागा। मैंने खुद की नहीं सोची, मैं सीधा नीचे पहुँच गया। मैं ज़मीन पर था। यहाँ जो किंवदंती सुनाई जाती है कि ज़मीन पर पैर मत रखना, मैं पैर रख चुका था।
12:30 का समय था। मैं भागता हुआ उस तरफ गया। उस खड्डे में उस बछड़े को देखना चाहता था। मैं जैसे ही उस खड्डे तक पहुंचा, उस खड्डे में कोई नहीं था। थोड़ी सी रेत भरी हुई थी, वो इसमें नहीं गिरा था। वो गिरा और उससे आवाज आई। मैं ये सोच रहा था, लेकिन वो तो यहां से जा चुका था, कहीं और। मैं टॉर्च की रोशनी मारता रहा। किधर गया वो? मुझे बेवकूफ सा बना दिया। मुझे लगा इसमें गिरा होगा, बाहर निकाल दूं, और रेत भी आसपास से गिर रही है, सांस घुटेगी। वो बछड़ा मुझे बेवकूफ बना के भाग गया। अब क्या करूं? अब नीचे पैर तो रख ही दिया है, किंवदंती को तोड़ भी देता हूं। मैं धीरे धीरे चलने लगा था। सीधा मैं उस लॉन से आगे निकला और गार्डन में पहुंच गया। वहां एक छोटी सी कुर्सी बनी हुई थी जो सीमेंट की थी। उस पर मैं बैठ गया। पीछे ही एक लाइट लगी हुई थी। ये सोलर लाइट थी। दिन के वक्त चार्ज होती और रात के वक्त चलती। अभी वो चल रही थी, शायद 2-3 बजे तक चलती। इसी की रोशनी में बैठकर वो किताब के पन्ने में भर सकता हूँ। वैसे भी जमीन पर आ ही चुका हूँ तो भर ही लेता हूँ। अब मैं वो पन्नों को भरने लगा और उस किताब में मैंने ये लिख दिया था कि बछड़ा एक खड्डे में गिरा। मैं खड्डे तक पहुंचा और खड्डे में बछड़ा नहीं था। इसमें मसाला क्या लगाया जा सकता था? मैंने मसाला ये लगा दिया कि जमीन उस बछड़े को खा गई। मैंने देखा आधा वो नीचे की तरफ धंसा हुआ था। उसके बाद उसका सर भी बीच में धंसने लगा। जमीन के अंदर से जैसे हाथ निकले किसी शैतान के और उस बछड़े को खा गए। ये उस किताब में लिखा था, लेकिन असल में वो बछड़ा कहाँ पर गया था मुझे पता नहीं चला। अब और मसाला क्या लगाऊं इस कहानी में? अब मैं सोच रहा था कि इस कहानी का अंत भी करना होगा, डरावने मोड़ भी लाने होंगे और क्लाइमैक्स भी ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, ताकि किताब लोगों को पसंद आए और थोड़ी सी लॉजिकल भी लगे। मैं ये सब लिख रहा था, तभी पास से हिलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कुछ टहनियाँ पेड़ों की हिली हों। मैंने टॉर्च इधर उधर मारी और अब अजीब सा दृश्य मेरी आंखों के सामने आया। कई जगह पर पेड़ नहीं थे। यहाँ नए पेड़ उग चुके थे, और बड़े बड़े पेड़ इतने समय में कैसे उग सकते हैं? वो रास्ते से मैं आया था। वहाँ ईंटें एक तरफ बिखरी पड़ी थी। ज़मीन से जैसे पेड़ उग गया था, पूरा 6 फुट का। इधर उधर झाड़ियाँ भी बढ़ चुकी थी। यह गार्डन पहले बिल्कुल साफ था, अब झाड़ियों में, पेड़ों में जैसे घिर चुका था। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और देखने लगा। मेरे लिए ये सब कुछ नया जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं भूल गया हूँ किस रास्ते से आया हूँ। तभी मेरी नज़र मेरे उसी घर की तरफ पड़ी। सामने ही तो घर है। रास्ते में कोई झाड़ियाँ नहीं थी, कोई पेड़ नहीं थे। ये पेड़ कहाँ से आ गए? मैं सोचता रह गया। अब मैं चलकर अपने घर की तरफ जाना चाहता था। जैसे ही उन पेड़ों के पास से मैं निकला, आगे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। वहाँ रास्ता जैसे दीवार की तरह बंद किया था इन पेड़ों ने। यहाँ पेड़ कैसे आ गए? यहीं तो गेट था। गेट के आगे पेड़ लगे हुए थे। अब मैं गेट खोल नहीं सकता था। मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। अपने आप पेड़ यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ सच में पेड़ चलते तो नहीं, लेकिन ये हरे हरे से पेड़ मैंने देखे नहीं। इनके पत्ते अजीब से सड़े हुए थे। मैं अब एक तरफ से दीवार फांद कर ऊपर पहुंचना चाहता था, लेकिन नहीं। उन दीवारों पर कई बेलें थीं जिन पर कांटे थे। उन दीवारों पर बेलें कब से आ गई पता ही नहीं चला। वहाँ पेड़ों की जड़ें जैसे ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। हर तरफ जहां मैं पैर रखता मुझे जड़ें ही जड़ें नजर आती। अब थोड़ी थोड़ी घबराहट सी तो मुझे होने लगी थी। यहाँ माहौल बदलता जा रहा था। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन ये कहानी लगता है सच साबित हो रही थी। अब मैं जल्दी जल्दी चलने लगा था। कोई और रास्ता ढूंढ रहा था जो घर के अंदर जाने का हो। वहाँ किसी तरफ से कोई और रास्ता नहीं था। वो 4 दीवारी थी जिसे फांदा नहीं जा सकता था। उन कांटों को हटाया नहीं जा सकता था। अंदर जाने के रास्ते के सामने में पेड़ खड़े थे। अब मैं क्या करता? मुझे लगा किसी और के घर में जाना होगा। वहाँ कई 2 मंजिला घर हैं। किसी के भी छत पर चलता हूँ और वहीं पर रात गुजारूंगा। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है यहाँ पर। अब मैं चलकर जाने लगा और रास्ते में पेड़ हर तरफ लगे हुए थे। उस गार्डन से बाहर निकलने का रास्ता बंद, उस लॉन से आगे जाने का रास्ता बंद। हर तरफ से पेड़ ही पेड़। अब पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, ऐसा लगा मैं जंगल में पहुंच गया हूँ। हर तरफ पेड़ ही पेड़ और एक साथ इस तरह से जुड़े हुए जैसे दीवार बनाई हो। वो मुझे रोक रहे थे कहीं जाने से। अब ना तो मैं गांव में जा सकता था, ना इस गार्डन से बाहर निकल सकता था और ना ही घर में जा सकता था। यहीं फंस चुका था। मेरे हाथ में एक टॉर्च, एक किताब जिसमें मैं कुछ लिख रहा था, और यहाँ से अब मैं सोच रहा था क्या करूं? क्या मुझे किसी पेड़ पर चढ़ना होगा? तभी सामने एक 6 फुट का पेड़ दिखा।
मैंने सोचा इस पेड़ पर चढ़ता हूँ, इसके बाद दूसरे पेड़ पर छलांग लगाऊंगा और फिर मैं ऊपरी मंजिल तक तो पहुंच ही जाऊंगा ना। यहाँ यही तो कहा जाता है जमीन पर पैर मत रखना, ऊपर रहा जा सकता है, तो मैं ऊपर तक पहुंच जाता हूँ। अब मुझे उस किंवदंती पर यकीन होने लगा था। जैसे ही मैं उस 6 फुट के पेड़ पर चढ़ा, वो सख्त पेड़ था, बड़ी आसानी से उस पर चढ़ा गया, लेकिन जैसे ही मैं उस पर चढ़कर दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने वाला था, वो जैसे कागज की तरह नरम पड़ गया। इस तरह नरम कि एक तरफ मुड़ गया और मैं ऊपर से नीचे गिर गया। वो मुड़ चुका था। ये सख्त पेड़ नरम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। वो हिलने लगा था, पत्तों को झाड़ने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर हो जिस पर बारिश की बूंदें पड़ी हों और वो झटपटाकर उस बारिश की बूंदों को नीचे गिरा रहा हो। मेरी आंखों के सामने ये मंजर था जिंदा पेड़ों का। धीरे धीरे वो पेड़ जैसे आगे की तरफ आ रहे थे। जहां मैं टॉर्च की रोशनी मारता वो पेड़ हिलते तक नहीं, पीछे वाले पेड़ हिलकर जैसे आगे आ जाते। एक छोटे से कमरे जितनी जगह बची थी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। वहां से मैं भाग तक नहीं सकता था और अब घबराने लगा था। अब लगने लगा था जो कहानियां मैं लिखता हूं वो शायद सच होने लगी हैं। मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। जमीन थर-थर कांपने लगी थी। अचानक से जमीन नरम पड़ने लगी थी। ऐसा लगा मैं किसी दलदल में फंस चुका हूं। धीरे धीरे वहां पर खड्डा सा बनने लगा। जमीन धंसती जा रही थी और मैं जमीन दोज होता जा रहा था। कोई हाथ नहीं निकले, कुछ और नहीं निकला, बल्कि खुद ब खुद उस मिट्टी में धंस रहा था। पकड़ने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, किताब और वो टॉर्च। मैं रोने लगा था और बचने की गुहारें लगा रहा था। मेरी चीखें आसपास गूंज तक नहीं रही थी, क्योंकि वो पेड़ों ने चारों तरफ दीवार बना रखी थी और ऊपर छत उन पत्तों की थी। मेरी आवाज़ यहीं पर गूंज रही थी। ऐसी आवाज़ बाथरूम में आती है जो बहुत छोटा होता है। गूंजती हुई आवाज़ और धंसा हुआ मैं उस मिट्टी में क्या करता, बस रो सकता था। आधा शरीर धंसा, उसके बाद छाती तक वो मिट्टी आ गई थी। मेरे पैर हिल नहीं पा रहे थे। मैं धंसता गया। मेरा मुंह भी उसमें धंसा, पूरा शरीर, और मैं हिलकर अब भी जिंदा बचना चाहता था। अचानक से धड़ाम करके मेरी पीठ पर कुछ बचा। मुझे महसूस सा हुआ मैं कहीं पर गिरा हूं। मैंने टॉर्च जलाई। मैं इधर उधर देख रहा था। मैं एक सड़क पर था। आसपास घर से बने हुए थे। अजीब से घर थे ये, लकड़ी के घर, लेकिन डिजाइन बड़े अजीब से। मैं तो जमीन दोज हो गया था ना। इस शहर से, इस इलाके से मैं कैसे पहुंच गया? क्या कोई और गांव है ये? मैं इधर उधर टॉर्च मारता रहा। ये सड़क जैसे पक्की बनाई हुई थी, लेकिन पत्थरों की थी। यहाँ ऐसी पत्थरों की सड़कें नहीं बनाई जाती। इसके बाद मैं इधर उधर चलकर देखता रहा। उन घरों के अंदर देखना चाहता था, लेकिन वहां उन घरों का कोई दरवाजा नहीं था। वहां कोई खिड़की नहीं थी, बस जैसे घर बनाए हुए थे, डमी घर। कोई दरवाजा होता तो मैं उसके अंदर जाता। सड़क पर भटकता रहा। 10 मिनट तक मैं इधर उधर भटकता जा रहा था। कैसा शहर है? जमीन मुझे खींच गई और इस शहर में मैं पहुंच गया। शहर, गांव, क्या चीज है ये? कहां पर हूं मैं? अचानक मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ी थी। ऊपर काला आकाश था, कोई तारा नजर नहीं आ रहा था। आज तो आसमान साफ है, कोई बादल नहीं है। आकाश में तारा क्यों नहीं है? मैं ऊपर की तरफ देखता रहा, चांद ढूंढता रहा, तारे ढूंढता रहा। वहां कोई चांद तारे मौजूद नहीं। अचानक से हाथ हिला, वो टॉर्च की रोशनी ऊपर गई। पता नहीं कैसे गई थी। ऊपर वो काला आसमान नहीं था, छत थी। ऐसा लग रहा था मैं अंडरग्राउंड शहर में हूं। ऊपर जैसे किसी गुफा की छत सी थी। कई पत्थर ऊपर छत पर चिपके हुए थे। ऐसी ही तो होती है ना गुफाएं। मैं किसी बड़ी गुफा में पहुंच चुका था और यहाँ अंडरग्राउंड शहर बने हुए थे। मैं भागने लगा उस सड़क से। मैं चाहता था ऊपर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन छत काफी ऊंची थी और कितनी दूर तक जा रही थी पता नहीं चल रहा था। टॉर्च की रोशनी तो उतनी दूर तक जाती तक नहीं। घरों से रोशनी निकल रही थी, लेकिन रोशनी दीवारों से आ रही थी। पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे। वहां कई पेड़ लगे हुए थे। वहां से हर सड़क, हर गली में रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन ये मध्यम सी रोशनी। और छत पर देखने के लिए टॉर्च जलानी पड़ती। आसपास से हिलने की आवाज़ें आती रही थी। वो घरों के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन ये आवाज़ें जानवरों की थी, कीड़ों की थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें मुझे डरा सी देती, और जहाँ ज़्यादा आवाज़ें आती वहाँ से मैं दूर भागने लगता। मैं कोई ऐसी गुफा ढूंढ रहा था जो ऊपर की तरफ जाती हो। सीढ़ियाँ, कोई तो रास्ता होगा ऊपर जाने का।
और क्या सच में ये घर इंसानों ने बनाए हैं? जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मेरी आंखें खुल गई थी। जैसे बहुत सारी रोशनी के बाद अंधेरे में पहुंचो तो आंखें खुल जाती हैं, ऐसी आंखें खुली थी मेरी। कुछ घरों से आगे निकलते ही एक चौराहा जैसा आया। उस चौराहे पर जैसे बहुत सारी मूर्तियां सी लगी हुई थी। वो पत्थर की मूर्तियां और टूटे फूटे से पत्थर लगाए थे, अच्छे से नक्काशी भी जैसे नहीं की हुई थी। मैं उसके पास गया और हाथ लगाकर देखने लगा। एक पत्थर को हाथ लगाया था। मैं ये जानना चाहता था इंसान ने बनाई है या नहीं, या अपने आप बनी हुई आकृतियां हैं। जैसे ही हाथ लगाया वो हिलने लगी। वो मूर्ति इंसान के आकार जैसी थी, 2 टांगें, 2 बाजुएं, एक धड़, एक सर की जगह बस पत्थर सा रखा हुआ था और पूरा शरीर भी छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। वो मूर्ति हिली थी, वो एक आकार सा बना रही थी, वो हिल रही थी। ऊपर वाले पत्थर पर एक चेहरा सा नजर आया। ये लकड़ी जैसा कुछ चेहरा था, जैसे लकड़ी की नक्काशी से बनाया हुआ कोई चेहरा, लेकिन वो तरल की तरह बार बार हिल रहा था। मैं घबरा गया और जितनी मूर्तियां थी सब जिंदा हो गईं। वो हिल रही थीं, वो मेरे पीछे आ रही थी। मैं भागना शुरू हो गया और वो मेरे पीछे भागना शुरू हो गई। कोई आवाज़ नहीं, जैसे टिड्डों की आवाज़ उनके अंदर से आ रही थी। और मैं भागता भागता एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ उनसे बचना चाहता था और वो भी मेरे कदमों की आवाज़ से मेरा पीछा कर रहे थे। जब कदमों की आवाज़ बिल्कुल रुक गई, वो इधर उधर झांकने लगे। कहाँ गया मैं? वो मुझे ढूंढना चाहते थे। घरों के पीछे, वो उन पेड़ों के पीछे भी झांक रहे थे, लेकिन मैं झाड़ियों वाले एक पेड़ के पीछे था। इस तरफ शायद वो नहीं आएंगे। मुझे क्या पता था वो पेड़ भी हिलेगा। वो पेड़ ज़मीन से निकला था और चलता हुआ मेरी तरफ घूम गया था। चेहरा बना हुआ था उस पेड़ के ऊपर। उसका एक मुंह भी था जिससे शब्द निकल रहे थे, इंसानी शब्द। वो पेड़ कहने लगा, आए हो तो स्वागत तो करेंगे ही तुम्हारा। उन पेड़ों की टहनियां जैसे जड़ों की तरह नरम थी, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। छोटे बड़े पौधे जिंदा हो रहे थे। वहां कीड़ों की भरमार हो गई थी और वो कीड़े भी संयमित तरीके से एक दूसरे के पीछे मेरा पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कीड़ों के दिमाग हों, उन पेड़ों के दिमाग हों, पत्थरों के दिमाग हों। और उसके बाद वो घर भी हिलने लगे थे। वो घर भी एक आकार में जैसे हिलकर मेरा पीछा कर रहे थे। हर चीज, पत्थर, पेड़, पौधे, घास मेरा पीछा करते जा रहे थे। और आगे पानी इस तरह नदी की तरह बह रहा था। एक छेद से पानी नीचे नदी बना रहा था और वो छेद शायद ऊपर से आ रहा होगा। क्या मैं उस छेद में जाऊं? क्या सांस ले पाऊंगा? मैं उस तरफ बढ़ने लगा था। कोई और रास्ता तो मिलेगा ना। पहली बार इस गुफा के एक दीवार तक पहुंचा था मैं। वो भीड़ मुझे घेर रही थी, शायद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उन पेड़ों की आवाज, तुम बच नहीं सकते, चेतावनी के बावजूद तुमने जमीन पर पैर रखा। ये समय इंसानों का नहीं है, फिर भी तुमने पैर रखा। मैं भाग रहा था पानी की तरफ, लेकिन वहां खड्डे अपने आप जमीन में बनने लगे थे। सच में जैसे मुकाबला मेरा कुदरत से था। जमीन कुदरत की, पेड़ कुदरत के, कीड़े मकोड़े, हर चीज कुदरत की। और वहां वो बछड़ा दिखा सामने पानी पीता हुआ। यह वही बछड़ा था जो जमीन में वहां घूम रहा था और उसके बाद गायब हो गया। यकीनन ये भी जमीन दोज हो गया होगा और यहां पहुंचा। इसके साथ भी कुछ ना कुछ तो होगा। वो बछड़ा मेरी तरफ घूमा और उसकी आंखें लाल थी। वो बछड़ा मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई इंसान गुस्से में किसी तरफ देख रहा हो। समझदार बछड़ा लग रहा था। उसने एक तरफ होकर मेरे लिए जगह बना दी और दूसरी तरफ सर हिलाकर इशारा करने लगा कि तुम इधर भाग सकते हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन नदी को पार नहीं किया जा सकता था। वो बहाव बहुत ज्यादा तेज था और नदी कहाँ जा रही थी? और भी जमीन के अंदर। तो मैं तो मरने की कगार पर था। वहां रुक गया मैं पीछे घूमा तो वो भीड़ मेरे सामने थी। वो बोलते हुए पेड़, चारों तरफ से आवाज आ रही थी। चेतावनी दी थी तुमने, फिर भी पैर रखा। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। हर तरफ से ये आवाजें आती रहीं। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं डर चुका था। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो पेड़ मेरे करीब आए और उन जड़ों ने मुझे जैसे दबोच लिया था। मुझे चारों तरफ से दबोच रखा था और अचानक से एक पेड़ से जैसे कांटा निकला और मेरे शरीर में चुभ गया। वहां मैं इस तरह से दबोचा गया था कि हिल नहीं पा रहा था, बस चीख पा रहा था।
एक ही कांटा चुभा था मेरे शरीर के अंदर और मैं चीखा और उसके बाद वो कांटा बाहर निकल आया। कांटा बाहर आते ही वो जड़ों की पकड़ भी कमज़ोर सी हो गई। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारे शरीर में यहाँ का कोई कण मौजूद नहीं है। कहाँ से आए हो तुम? मैंने कहा मैं शहर से आया था, यहाँ स्कूल बनाने के लिए आया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ ज़मीन पर पैर नहीं रखना है। चेतावनी मुझे मिली होती तो मैं पैर नहीं रखता। उसके बाद उन पेड़ों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन वो कीड़े मुझे खाना चाहते थे, नोचना चाहते थे। मेरे शरीर के करीब आती, लेकिन वो पेड़ों की जड़ें उन्हें घसीट कर पीछे कर देती। अब मैं माफ़ी मांग रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं, कभी दिन में भी पैर नहीं रखूंगा, रात को भी पैर नहीं रखूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। तब उस पेड़ ने कहा था, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 12 बजे से 5 बजे तक का समय हमारे लिए है। तुमने विनाश की ऐसी ऐसी तरकीबें बना रखी हैं कि कुदरत खत्म होती जा रही है। हमें बस थोड़ा सा समय ही तो चाहिए। पूरा समय तुम्हारा ही तो होता है। धरती के हर कोने में तुम हो, हर जगह पर कब्जा करते जा रहे हो, हर चीज़ का विनाश करते जा रहे हो। छोड़ा क्या है तुमने? तुम जहाँ भी जाते हो कब्जा करते हो और नष्ट करते हो हर चीज़ को। पेड़ पौधे, कीड़े, जानवर, पंछी, वातावरण, तुम हर चीज़ को नष्ट करते जा रहे हो। तुम्हारा मरना तो तय ही है, भविष्य में तुम तो मरोगे ही अगर ये करते रहे। लेकिन हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। हम कुदरत का हिस्सा हैं और कुदरत समय मांगती है। तुम्हें उन्हें भी अपने साथ रखना होगा। मैं माफ़ी मांग रहा था। हाँ, साथ रखूंगा। मैंने वो माफ़ी मांगी थी। मैं ज़मीन दोज़ होना शुरू हो गया। मिट्टी मुझे खुद में धंसाई जा रही थी और मैं चीखें मार रहा था, माफ़ कर दो। सब इंसानों की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। मुझे पता है हम में से बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं कोई बुरा काम नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माफ़ी का कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे मैं ज़मीन दोज़ हो गया। उसके बाद जैसे मैं मिट्टी के ऊपर से निकल रहा था, मिट्टी के अंदर जैसे सरक रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, फिर भी थोड़ी थोड़ी सांस आती और बीच में बंद सी हो जाती। सरकता सरकता कुछ ही समय में मैं सतह पर आ गया। मैं उसी जगह पर था जहां उन पेड़ों ने मुझे ज़मीन में धंसाया था। यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं था। ज़मीन पर लेटा हुआ मैं सोच रहा था, करूं तो क्या करूं? क्या यहाँ से भाग जाऊं? मैं गांव की तरफ भागने लगा। मैं वहां चीखें मारता हुआ भाग रहा था और आसपास से जो भी पेड़ निकलते, वो पेड़ों के पास से मैं गुजरता तो एक आवाज़ कानों में जैसे गूंजने लगती, 12 बजे से 5 बजे का हमारा समय है, ज़मीन पर पैर मत रखना। भागता भागता मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जिसका दरवाज़ा खुला था। जल्दी से मैं छत पर पहुंच गया। वहां मेरी चीखों से लोग भी छत पर पहुंचे हुए थे और दूर से आवाज़ें लगा रहे थे, तुमने ज़मीन पर पैर क्यों रखा? तुम पागल हो, अब तुम नहीं बचोगे, वो तुम्हें ज़मीन दोज कर देंगे, तुम बचोगे नहीं, इस घर समेत तुम ज़मीन में समा जाओगे, अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हर तरफ से ये आवाज़ आई थी और मैं छत पर सुबह तक बैठा रहा था। वो घर ज़मीन में नहीं समाया, मुझे शायद छोड़ दिया गया था। उसके बाद अगले दिन सुबह जब लोग वहाँ भीड़ बनाकर आने लगे, मैं भी ज़मीन पर उतरा था। वो हैरान थे मैं बच कैसे गया। उन्होंने मुझे शायद माफ़ कर दिया क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी थी। मुझे कहा था कि तुम्हें ज़मीन पर पैर नहीं रखना है और हम बता भी नहीं सकते क्यों। वो सुनते हैं, हमारे आसपास हैं, हम जिस ज़मीन पर हैं वो सुन सकते हैं हर शब्द। वो कुदरत है, सब कुछ जानती है। हमारे विनाश की कहानियाँ उन्हें पता है, भविष्य क्या होगा वो जानते हैं, इसीलिए वो अपनी जगह बना रहे हैं। इस गांव से वो आगे निकलेंगे, हर तरफ संदेश जाना शुरू हो जाएगा। ये उनका समय होगा, हमें खुद उनको जगह देनी होगी। शहर हम बड़े नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुदरत शहरों में रहना सीखेगी। 12 से 5 बजे का समय इंसान ज़मीन पर पैर नहीं रख सकेंगे। मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकला था और उन गांव वालों ने भी कह दिया था, दोबारा यहाँ नहीं आना, भले ही यह स्कूल बंद करवा जाना, लेकिन यहाँ पैर मत रखना।
मैं उस गांव से निकला और टूटे फूटे रास्तों से दोबारा शहर की तरफ जाते हुए। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और इतने लंबे समय में मैं बहुत कुछ सोच सकता था। मुझे पता लग गया था गलती कहाँ से हुई है। इंसानों से ही तो हुई है। कुदरत भी ऐसी हो सकती है, मुझे नहीं पता था। कुदरत हमारे साथ ही रहती है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम बस उसे ख़त्म करते जा रहे हैं और वो भी बदला तो लेगी ही। हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है, शायद ये वही हो रहा था। इसके बाद मैंने और भी भलाई के काम जारी रखे। मैं ज़्यादा इंसानों की भलाई के साथ साथ कुदरत की भलाई करने लगा। मैं पेड़ों को लगाने पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि हमारी धरती पर कुदरत ही तो है जो हमें जिंदा रखती है। कुदरत नहीं तो हम नहीं। शायद इसीलिए वो भविष्य जान गए होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और मैं भी उस कर्ज के तले था, इसलिए ये काम भविष्य में भी करता रहूँगा। शायद इंसानों के लिए बहुत कम लोग हैं जो इस तरह मदद कर रहे हैं। मैं उनमें से एक बनना चाहूँगा। और अब भी मुझे डर लगता है कि शायद वैसी चेतावनी हर शहर, हर गांव में दी जानी शुरू हो जाएगी कि 12 बजे से 5 बजे तक ज़मीन पर पैर मत रखना।